लॉकडाउन के बाद से राहुल गांधी के तेवर कुछ ज्यादा ही तल्ख है। खासतौर पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी जमकर वार कर रहे हैं। इस बार मुद्दा लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की मौत और रोजगार छीनने का रहा। संसद में अतारांकित प्रश्न का जवाब रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मारे गए मजदूरों के संबंध में आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। संगीता कुमार सिंह देव, भोला सिंह, कलानिधि वीरस्वामी और कुछ अन्य सदस्यों ने इसको लेकर सवाल उठाया था। इस जवाब के बाद कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हो रही है। हालांकि राहुल गांधी सदन में नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि ऐसे कोई आंकड़े का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सरकार के इस जवाब का राहुल गांधी का ट्वीट वार रहा। राहुल गांधी ने इस पर तंज कसते हुए पहली बार शायराना अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत नहीं हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। सत्र के पहले दिन ही 230 अतारांकित प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 31 श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े थे। 15 प्रश्न रोजगार छीनने और प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के दौरान मौत से जुड़े हुए थे, जिस पर राहुल ने केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इससे पहले भी लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़ा किया था, जिसमें लॉकडाउन को असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्युदंड कहा गया था। वहीं अब श्रमिकों की रोजगार छीनने और मौतों के आंकड़े नहीं होने पर फिर से केंद्र को कटघरे में खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
घंटे पे स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। कोरोना अपने जद बढ़ाता जा रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोरोना बेलगाम हो रहा है और सियासी पारा भी उसी अंदाज में चढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं संसद के उस तारांकित सवाल का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, जिसको लेकर के लेबर मिनिस्टर रमेश रमजान ने जो बात कही कि कोई कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, एक बड़ा सवाल है कि जो है उन्हें क्यों एहसास नहीं हो रहा कि कितने लोगों के साथ किस तरह का स्थितियां बनी, कितने अथात हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। अब तक तो सारा डेटा हमारे हाथ में होना चाहिए था। अगर 20 लाख करोड़ का अगर पैकेज बीजब दिया जा रहा था, उसके पीछे कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए। इस मुल्क में कई मर्तबा ये सवाल उठते हैं और आंसू भी पहुंचे जाते हैं कि गरीब की फिक्र है। मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाता है, अपने भाषण में जिक्र किया जाता है, अल्फाज में जिक्र किया जाता है, लेकिन जब वक्त आता है हकीकत से रूबरू होने का, तो मिलता क्या है? एक महीने का एक परिवार में एक व्यक्ति को 1 किलो चावल, 1 पाव दाल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उन जगहों पे महर्रम लगा रहे हैं कि उनको हम कुदेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा है कि इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब लोकतंत्र है तो अभिव्यक्ति की आजादी है और उस आजादी का फायदा मंत्री भी ऐसे ही ले रहे हैं और विपक्ष भी ऐसे ही ले रहा है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले श्याम जी। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें कायदे से तो यह है कि इसे ढक करके हम लोगों की हौसला अफजाई करें और किसी को ये एहसास नहीं होने दें कि यह महामारी में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपके साथ आमजन खड़ा हुआ है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि ना हमारी कोई एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारों का ध्यान नहीं होगा, लेकिन आंकड़े इसी तरह की बात कहते हैं। सरकार के जो स्टेटमेंट हैं, जिन्हें ऑन ऑर्डर कहा जाता है, वह तो यही कहते हैं कि ना सरकार को यह पता है कि कितने लोग हताहत हुए लॉकडाउन के दरमियान जो सड़क नाप हुई थी, तो ना ये पता है कि कितने लोग देश में बेरोजगार हो गए, कितने लोग अपना धंधा छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यानी कि माइग्रेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो अंदाजा नहीं है। इसे क्या कहें, कोई मखौल है इस गरीबी और लाचार लोगों के साथ में, या फिर ये कहें कि सरकार चल पा रहा है? देखिए देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात आपने कोरोना के टाइम पे देखे, उस वक्त निश्चित रूप से आफत बनी हुई थी पूरे देश में। को ये बता पाने में संभव नहीं हो पा रहे थे कि कितने मजदूर हमारे कहाँ पर किस प्रकार के हालात थे और किस हालात में पड़ता है चले गए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। और जो चीजें आज एक अतारंकित मंत्री जी कल बयान दे रहे थे संसद में, क्योंकि उनको पता है कि संसद में झूठ बोला नहीं जाता, और अगर हम आंकड़े पेश कर देंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष हमको घेर लेगा। इसलिए वो इस अंदाज में जवाब दे रहे थे कि अब सरकार को यही पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग एक ही स्थान तक गए, कितने बेरोजगार हुए। ये सब इंगित ये करता है कि देश की केंद्रीय सरकार, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में किस प्रकार के हालात हैं और किस प्रकार की स्थिति है, वो देश को बताना चाहिए। और पार्लियामेंट में निश्चित रूप से जिस प्रकार से बात कही गई, आप देखेंगे कि यदि सरकार समय रहते हुए तेज जाती, मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर देती, तो इस तरह के हालात नहीं बनते। शुरुआत में तो आपने जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बहुत नीचे स्तर पर कम थी, और आपने लॉकडाउन करके किया कि देश में पता नहीं क्या स्थिति बनने वाली है। जब आज 1 लाख रोजाना कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, उस वक्त आपको दिखता नहीं, आप अपने लॉकडाउन 5 की ओर जा रहे हैं, चले गए। अब हम सब चीज खोल चुके हैं, तो स्थिति ये 14 करोड़ अगर बेरोजगार हो जाते हैं, अगर रोजगार चला जाता है,
गलत। तो अब सरकार का अगर कहे कि 14 करोड़ बेरोजगार लोग हो गए, तो आप देखिएगा विपक्ष क्या कहेगा। विपक्ष के सामने बहुत सारे सवाल सरकार के सामने हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा टालने की स्थिति आवाज है कि सरकार को पता ही नहीं है कि कितने तो बेरोजगार हुए, कितने लोग कि इसमें जान चली गई, ये सब कुछ बता देना, जानने के बावजूद भी बताना नहीं चाहते। यही कारण है कि अतारांकित प्रश्न को पूछने का अधिकार दिया गया है, जिससे कि अब आने वाले समय में इस प्रश्न को लेकर के अलग तरह के शून्यकाल में किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या प्रश्न लगा कर किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हालात अच्छे नहीं है। केंद्र सरकार नहीं चाहती 20 लाख करोड़ का पैकेज की जो बात हो रही है कि दिया गया, अगर कुछ हुआ ही नहीं, देश में कुछ स्थिति खराब नहीं है, तो आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की जरूरत क्या पड़ रही थी। इसलिए कह सकते हैं कि केंद्र सरकार स्थितियों को छिपा रही है, जिसको छिपाया नहीं जाना चाहिए, आम जी जनता को बताने मैं का एक प्रयास सवाल करना से मेरा चाहिए। बीच में एक सवाल है श्याम जी, यहाँ पे केवल केंद्र सरकार छिपा रही है कि राज्यों की भी स्थिति ऐसी ही है, हकीकत से रूबरू नहीं होने देना चाहते हैं। ये महामारी है, किसी की दी हुई नहीं है, लेकिन हम छिपना क्यों चाहते हैं इनसे? देखिए मुकाबला आप करना चाहिए। योगेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात राजस्थान में भी है, आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से आम जनता को से रूबरू होने की बात कही थी, डॉक्टर से बात करा दी, खुद ने बात कह दी, लेकिन आम जनता से पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। उनको उनको उनके हालात पर क्या करना चाहिए, क्या स्थिति बनी है, ये आज राज्य सरकार ने मौका नहीं दिया। तो इस प्रकार से सही है कि हालात अच्छे नहीं है। आप याद देखिए, आज जो राजस्थान सरकार ने 2100 से 1200 रुपए की जांच कर दी, तो उसका मतलब है कि इतनी बड़ी तादाद में पहले लुटवा लिया आपने, पहले स्टार्टिंग में कर सकते थे। जो पंजाब सरकार ने किया, जांच जिस प्रकार से कम रेट में होगी तो इसकी भरपाई सरकार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इस तरह की स्थितियां हैं। राजस्थान की हालात भी अच्छे नहीं है। सब कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कोरोना बढ़ेगा और ये भगवान स्थिति किस तरह चली जाएगी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जी क्योंकि हमको कोरोना के साथ जीना भी है और कोरोना के साथ रहना भी है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे जनता को अवेयरनेस लाएं और उसको काबू पाने का किस प्रकार से तरीका ढूंढें। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में बहुत काफी तादाद में 12 या 16 लाख मजदूर आए हैं बाहर से, अब वापस कितने चले गए पता नहीं। तो ये सही बात है कि गाँव के हालात कंट्रोल में रहें, किस प्रकार से हालात सुधरे, इसलिए जनता को भी जगाना चाहिए, सच्चा साधन भी देने चाहिए। गरीब व्यक्ति इलाज कैसे करा ले, आपने सही कहा कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दे देने से उस गरीब की पेट भराई नहीं हो सकती। उसको जनता उसको इस समय जीने के उसके साथ लिए एक और मजाक है, कुछ। उसके साथ एक मजाक कह सकते हैं हम ये। बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए कि 144 ग्राम प्रतिदिन अनाज दे दो और 10 ग्राम दाल दे दो, तो क्या गरीब पेट भर के खाना खा सकेगा। इसलिए हमको चिंता करनी चाहिए गरीब की, और गरीब को जी इस प्रकार से चलिए, आने मैं वाले वापस टाइम। आऊंगा आपके पास, मैं हरिमोहन शर्मा साहब काफी सीनियर लीडर हैं। शर्मा साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ये कोरोना के अंदर देखिए, ये महामारी है, ये ना किसी सरकार की देन है ना कुछ, लेकिन हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सरकारें अपनी स्तर पे कोशिश कर रही होंगी। श्याम शर्मा साहब ने एक सवाल खड़ा किया अभी, बात सही है कि जन संवाद नाम दिया गया था महामंथन, लेकिन इसको बाद में कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का कहना यही था कि आम जन से रूबरू होंगे, कुछ लोगों को जोड़ना चाहिए था, उनसे यथास्थिति का पता करना चाहिए था कि वहां क्या स्थिति है, लोगों को कैसे, कोई परेशानी तो नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे हैं या सरकारी नुमाइंदों के भरोसे हैं, तो उसकी मैं छोटी सी बांध के देना चाहूंगा। पैदल लोग चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी के पास में रिपोर्ट ये थी कि कोई पैदल नहीं जा रहा। आप ही के पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जब कहा डायलॉग के दरमियान कि सर ये बड़ी पीड़ा होती है कि लोग पैदल जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसको ऊपर नहीं थे कि कोई पैदल नहीं जा रहा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सरकारी ढर्रे के प्रति पर इतना बिलीव करके अगर हम चीजों को आंख में चल रहे हैं, तो फिर तो क्या फर्क होगा सरकारों, सब एक जैसे ही है। शर्मा साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। देखो, जहां तक आज के जनसंवाद वाला प्रश्न है, उस जनसंवाद में तो केवल मात्र जो मैं समझ पाया कि जो इस मामले के जो एक्सपर्ट्स नेशनल लेवल के जो डॉक्टर्स हैं,
उनकी एडवाइस इस कोरोना के मामले में जन जन तक पहुंचाने का मूल उद्देश्य वो था। जहां तक लोगों को जोड़ने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग ढंग से, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे आम जन से जन संवाद का हो, कोरोना के मामले में वो समय समय पर, अलग अलग समय पर ये जन संवाद करते रहे। ये सही है कि आज का जो दिन था, उस आज के दिन में जो एक्सपर्ट थे उनकी क्या ओपिनियन है इस वर्तमान संकट के समय में कि कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार के भरोसे कोरोना से निपटा जाना संभव नहीं है जब तक कि खुद आदमी अपनी व्यवस्था, अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी उसको काम करना है वो स्वयं नहीं करेगा और केवल सरकार के भरोसे रहेगा, तो कोरोना को बढ़ने से रोकने में विशेष दिक्कतें आएगी। ये मूल उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका जन संवाद में उनकी भावना जन जन तक पहुंचाए। जहां तक आपके ये दूसरे सवालात हैं, आपके सवालात जो मूल सवालात हैं, ये लोकसभा के प्रश्न से पैदा हुए। बिल्कुल 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 लोकसभा के प्रश्न से पैदा हुए। क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने, क्या गृह मंत्री जी ने, क्या श्रम मंत्रालय ने उस कोरोना के समय में लाखों लोग जो सड़क पर चल रहे थे, जो दिल्ली में जमा हुआ था, जो बिहार में जमा हुआ था, जो सड़कों पर मौतें हो रही थी, जो आदमी अपने बैल के स्थान पर खुद जुट करके अपने बच्चों को ले जा रहा था, जो गरीब महिलाएं उस रिक्शा के बारी बारी से चला करके अपने बच्चों को बिठा करके गांव जा रही थी, ये पूरा का पूरा दृश्य भारत सरकार के सभी मंत्रियों ने, राजस्थान सरकार ही नहीं पूरे देश के सभी नागरिकों ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। और नंगी आंखों से देखने के बाद, ट्रेन से कटने के बाद, ट्रकों से मरने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, स्थान स्थान पर सैकड़ों की संख्या मौतें होने भी केंद्र सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी सरकार ने और पूरे जनमानस ने इसको विशेष रूप से देखा है। और इसके बावजूद भी सरकार उस बात को अपने ऑन रिकॉर्ड पर जवाब देने में क्यों कतरा रही है? सरकार कहती है हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है बेरोजगारी का, हमारे पास कोई आंकड़ा किसी दूसरी बात का, मृत्यु का है ही नहीं। सरकार के पास तो कल वो ये भी कहेगी कि सरकार ने जो विकास की दर करके जो 24 पॉइंट माइनस पे आई है वो आंकड़ा भी उनके पास है, कल ये भी इनकार कर देगी। तो क्या सरकार के पास उन बेरोजगार लोगों को, जो बेरोजगार हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हुए हैं, जो सरकारी सेक्टर में हुए हैं, जो निजी व्यवसाय में हुए हैं, उन बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं था? तो किस बात का पैकेज दे रहे थे, किनको दे रहे थे? बिना आंकड़े दे रहे थे, यूं ही 30 लाख करोड़ बांट रहे थे कि भाई हमने 30 लाख करोड़ की घोषणा कर दी। जब बेरोजगारों का आंकड़ा आपके पास नहीं, जब गरीब लोग जो पलायन करने वाले मजदूरों का आंकड़ा आपके पास नहीं, जब उन गरीब मृतकों के परिजनों का आपके पास आंकड़ा नहीं, तो फिर वो 30 लाख करोड़ की घोषणा काय के लिए थी? उनके लिए क्या किया? और जब किया है तो आपको इस बात की जानकारी है कि लाखों लोग प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। आपके पास इस बात की भी जानकारी है कि ये लोग मरे हैं। ट्रेन से मरने का तो होगा, इतना सा जवाब तो वो दे ही सकते थे, वो तो भारत सरकार का एक उपक्रम है जिससे मरे, उससे तो कह सकते थे ना कि हम तो इतना सा जानते हैं कि ट्रेन से इतने आदमी मरे, हमके ट्रकों से मरने, एक्सीडेंट से मरने की जानकारी नहीं है, ये राज्य सरकार से ले लो। लेकिन वो बेरोजगारी को छुपाने के लिए, कोई मदद नहीं करने के लिए, यहां तक कि मानवीय दृष्टिकोण का भी अभाव है और इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। तो मैं योगेश जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे आंकड़े एनडीटीवी पे रवीश कुमार से बात करके सुन लेते तो ये बता देते उनको कि कितना प्रतिशत कहां गिरावट आई है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, किस किस जगह पे हुई है, ये उनसे ही ले लेते अगर सरकार के पास नहीं है। और शर्म की बात है कि सरकार ने अगर इन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया तो ये नेग्लिजेंस है। सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया, जो जनता के साथ दुराभाव है। और ये वो बात है कि जानबूझ करके सरकार इस मानवीय दृष्टिकोण से उपजे सवालों को टालना चाहती है और रिकॉर्ड के आधार पर यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि इतने आदमी बेरोजगार हुए, इतनों की मौत हुई। भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर। ये एक फैक्ट छुपाने की बात बड़ी चर्चाओं में है, चाहे कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए या फिर माइग्रेंट लेबर या जो लोग निकल के गए व्यापारी जो बेरोजगार हो गए, जिनके धंधे बंद हो गए, वो चाहे केंद्र सरकार के स्तर पे छिपाई जाए या राज्यों के स्तर पे छिपाई जाए।
ये कहीं महसूस होता है लोगों को इस बात का कि ये बड़ी नाइंसाफी है, और ये हकीकत है। हकीकत से आप कब तक पीठ छिपाएंगे? रूबरू होने देना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई भी हो, सरकार भी अपने स्तर पर जो कर सकती है, ये भरोसा दिलाने की जरूरत है। आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, ये भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि हाँ, कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है। परिस्थितियां हैं, किसी के साथ भी आ सकती हैं, किसी परिवार में भी आ सकती हैं, किसी समाज में आ सकती हैं, राज्य में आ सकती हैं, देश में आ सकती हैं, दुनिया में आ सकती हैं। लेकिन छिपाने की आवश्यकता क्या है? समझ से बाहर है ये। लेकिन मैं चलिए आपके पास आना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है अभी केंद्र सरकार के इसी बयान पर, आपकी पार्टी ने भी किया है कमेंट कि ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन केवल एक जगह की बात है ये कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, अगर लोकसभा में एक सवाल पूछा जा रहा है तो लोकसभा की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे राज्य से आंकड़े एकत्र करके और सवाल का जवाब देती। ये उसकी जिम्मेदारी थी। वो राज्यों से डाटा कलेक्ट करती और बताती देश को कि इतने लोग इस पलायन के अंदर जो है मौत के शिकार हुए। लेकिन हकीकत यह है कि वो तमाम चीजों को सरकार लगातार झूठ बोलती है। केंद्र सरकार का चरित्र ही झूठ बोलने का है। मैं वहां सवाल एक और पूछा गया जो आप नहीं पूछ रहे कि 20 लाख करोड़ की मदद किन लोगों को दी है, उनके डाटा यहां दिए जाए। लेकिन सरकार वो डाटा भी नहीं दे पा रही कि हमने 20 लाख करोड़ किन लोगों को बांटे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, CII की जयपुर में मीटिंग हुई, उसके अंदर व्यापारी वर्ग ने यह कहा है कि 25% दुकानें बंद हो चुकी हैं और करीबन 1.25 करोड़ दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों के ताले लगा के अपने घर पर बैठे हुए हैं। ये CII के पास रिकॉर्ड है, लेकिन भारत सरकार के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि कितने दुकानदार और व्यापारी आज अपना धंधा बंद करके अपने घरों पे बैठ गए। उसका मतलब आप जानते हैं कि करोड़ों लोग, उनके पीछे 1.25 करोड़ लोग दुकानदार, उसके पीछे 2 नौकर भी मान ले तो 2.5 करोड़ उनके नौकर, फिर उनके 3 के ऊपर 5-5 या 4-4 भी लोग मान ले तो 12 करोड़ लोग तो यही बेरोजगार हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके साथ भारत सरकार ने पिछले दिनों NSSO का जो सर्वे आया है उसमें यह माना है कि 2 करोड़ 20 लाख लोग वो बेरोजगार हुए हैं जो तनख्वाह लेते हैं, यानी टिकट लगा के तनख्वाह लेता है, जिनके बैंक खाते में पैसा जाता है, वो बेरोजगार हुए। वो रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन सरकार उसको भी डिनाइन करना चाहती है। और साथ में जो असंगठित क्षेत्र है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, जो खुला काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो मिनी बस चलाते हैं। आज आप में जयपुर में ही देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों मिनी बस के ड्राइवर, कंडक्टर, उनके मालिक फाका कसी के शिकार हैं। ऑटो के हजारों लोग और हमारी कार चलाने वाले, जो टूरिस्टों को ले जाने वाले लोग हजारों की संख्या में जयपुर में है। पूरे हिंदुस्तान में क्या हालत होगी? होटल के कर्मचारी किस हालत में आज जी रहे हैं? स्कूल के मास्टर, स्कूलों में ऑटो चलाने वाले, स्कूलों में गाड़ियां चलाने वाले, तमाम लोग बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार कोई आंकड़ा इसलिए नहीं बना रही। हम लगातार राजस्थान सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप इन लोगों के डाटा एकत्र करिए, क्योंकि ये तमाम लोग भुखमरी के शिकार हैं। आज अपराध बढ़ रहा है, लगातार राज्य में भी बढ़ रहा है और देश में भी बढ़ रहा है। लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं परिवार सहित, लोग मर्डर भी कर रहे हैं लूटने के लिए, पैसा लूटने के लिए। जयपुर में भी 7 लाख रुपए के लिए व्यापारी को मारा गया, आपके सामने है। विश्वकर्मा के अंदर 6 नौजवानों ने उसको मारा है जान से। तो ये स्थितियां जो बन रही है, तो आज देश की सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि कितने लोग बेरोजगार हुए, पार्लियामेंट को बताना चाहिए। अरे आप किस लिए आए हो? क्या कोई ठेकेदार हो? देश के पूंजीपतियों का आप ख्याल रख रहे हो? तमाम कानून आप पूंजीपतियों के पक्ष में ला रहे हो। आप कृषि को भी आप पूरा कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हो। तमाम इंडस्ट्रीज को जो रोजगार देने वाली थी, चाहे वो BSNL है, चाहे रेलवे है, चाहे हमारी ऑयल सेक्टर है, चाहे हमारा माइनिंग सेक्टर है, चाहे कोयला सेक्टर है, तमाम को आप बेच रहे हो। तो कहां रोजगार मिलेगा? आज तमाम इन स्थितियों को ये लगातार छिपा रहे हैं और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान में बिजली के मीटर बदले जा रहे हैं, नए पे बिजली के मीटर लगा रहे हैं, वो मीटर लगा रहे हैं जिनमें 25% रीडिंग ज्यादा आती है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये अडानी और अंबानी का भारत नहीं रह गया है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का भारत है। और सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति का ख्याल करे। लोग बिल नहीं चुका पा रहे हैं, हालत ये हो रही है, बिजलियां कट रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां पर लोगों की मौतें बिजली की वजह से हो रही है। और आज पार्लियामेंट में श्रम मंत्री का जो बयान है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेके कि उनके पास आंकड़े नहीं है। करोड़ों मजदूरों का पलायन हुआ है। राजस्थान में एक पोर्टल बना राजस्थान
56-57 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए, लेकिन रोजगार 30-40 लोगों को भी आज तक नहीं मिला। ये हालत है। उससे पता लगता है कि पूरे देश का खाका क्या होगा जब राजस्थान के पोर्टल की हालत है, जहां एक पोर्टल बनाया गया मालिक और मजदूर के लिए कि आप इसमें से मजदूर लेकर के अपना काम चला सकते हो, लेकिन हालत यह है 25% जीडीपी का गिरना ये बताता है कि रोजगार जा रहा है, लगातार रोजगार गिर रहा है। मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे ये चर्चा। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार के उस बयान पर जो अतारांकित सवाल के जवाब में मिला है, यानी कि लिखित आंसर जो दिया जाता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, उसको अतारांकित क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि आप तारांकित सवाल पूछने का फिलहाल के लिए उसे रोक दिया गया है। खैर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकारों के पास में आंकड़े हैं या नहीं है। अगर आंकड़े हैं तो क्यों छिपाया जा रहा है, और नहीं है तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हम कहां जा रहे हैं, कितने अपडेट हैं। आईटी की बात करते हैं, हम बहुत डेवलप कंट्रीज में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास आंकड़े नहीं है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग परेशान हैं। चलिए, पंकज जोशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से ठीक पहले हरि मोहन शर्मा साहब और सीपीएम से भंवर सिंह जी दोनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार या तो आंकड़े छिपा रही है या फिर उसके पास में अगर आंकड़े नहीं है तो दुर्भाग्य। मैं बात कर रहा हूं माइग्रेंट लेबर और जो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लॉकडाउन के दरमियान निकल करके गए। जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि आंकड़े जो हैं राज्य सरकारों के पास होते हैं या केंद्र सरकार के पास होते हैं। और नहीं, ये तो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया है, तो केंद्र सरकार को ही बताना चाहिए, राज्यों से छुपा के रखना चाहिए। जी पंकज जी, तो सवाल 1-2 घंटे पहले नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है, जिस दिन अनाउंस होता है उससे पहले सवाल लगा दिए जाते हैं। एक लंबा टाइम मिलता है उनके आंसर लेने के लिए। हमारे पास में आईटी का युग है, ये बताना चाहिए कि राज्यों से नहीं मिली हमें जानकारी, तो ये भी बताना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा खाली चिंता आंकड़ों की चिंता है, तो मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों के पास आंकड़े हैं, राज्य सरकार देने चाहिए। लेकिन जो चीजें हैं, अभी कोविड चल रहा है, लगातार उस पर काम हो रहा है, उन पे जो है क्या काम होने चाहिए, उसके बात होनी चाहिए या कितने। अभी तो जो आंकड़े जैसे जैसे आपने अभी भी पहले भी लगातार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का जो है हिसाब दीजिए। अरे भाई, जैसे ही जो है ये एपिडेमिक खत्म होगा उसका भी हिसाब देंगे, सब चीजों का हिसाब देंगे। अभी एपिडेमिक चल ही रहा है ना, एपिडेमिक चल, ये इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगी हुई है। होना तो यही चाहिए पंकज जी, हम तो खुद भी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को इतनी फुर्सत है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, कोई न्यूसेंस जो इश्यूज हैं उन पे बरस रहे हैं। होना तो यही चाहिए। जनता का भरोसा टूट रहा है राजनीतिक दलों से, इसी वजह से हम तो खुद भी यही कह रहे हैं कि ये ऐसा समय चुन रहे हैं आप लोग राजनीति करने के लिए, लेकिन सभी का हाल यही है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, सभी का हाल कुछ तो ठीक हो भाई। आप तो चलो यही मान लीजिए कि जिन्होंने 50 साल शासन किया, जिन्होंने देश में कहा कि आजादी हमने दिलाई, बाकी किसी ने दिलाई नहीं, वो लोग तो कम से कम इसी को समझ लें। वो तो सेना मांगने वाले, उनको तो खाली जो है 6.5 साल में परेशानियां होने लग गई हैं। तो फिलहाल क्या आप ये मान लो आपकी सरकार फेल हो गई दिल्ली में, आपके पास बस का नहीं है सरकार चलाना। जनता बताएगी कि हम फेल हो गए या पास हो गए। इसका आकलन आपका आकलन जनता ने कर दिया, आपका आकलन जनता ने कर दिया। लेकिन जिसका जो आकलन है, सरकार का जो आकलन जनता बताएगी कि हम पास है कि फेल है। अरे आप क्या बात कर रहे हो कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है राज्यों के सवालों के जवाब देना? बता देंगे ना, बात कर रहे हैं ना आपको, फेल हो गई ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। भारत सरकार क्यों जारी कर रही है कोरोना से मरने वालों के आंकड़े? क्यों जारी कर रही है? इतने लोग बीमार हैं, क्यों बता रही है? बंद करो। क्या बात कर रहे हो आप बैठ के? क्या आपके लिए सोच रहे हैं? आपको गरीब वोट चाहिए, गरीब का वोट चाहिए, उनकी मौत से आप बिहार में मत करो। अभी थोड़े दिन में बिहार की तुमको। भंवर सिंह जी आपके पास आऊंगा। भंवर सिंह जी, पंकज जोशी साहब को जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा। पंकज जी बात कर रहे हैं, भी जवाब दे रहे हैं।
नहीं, जवाब कहाँ दे रहे हो? तो कह रहे हैं सरकार का काम ही नहीं है, तो केंद्र सरकार का, वो तो ये बोल रहे हैं बेशर्मी तरीके से बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार से आंकड़े आएंगे तब उसके आंकड़े भी दे दी जाएंगे, सब चीजों का हिसाब देंगे ना। आप तो आप लगातार मांग रहे हैं रिलीफ का हिसाब दिया भाई, फंड का भी हिसाब देंगे आपको, उसकी ऑडिट की हुई, मैंने कहा उसकी ऑडिट कराइए जोशी साहब। रिपोर्ट तो हाथों हाथ मंगा लेते हैं, 24 घंटे में वायु सैनिक की सुरक्षा दे देते हो। जब 24 घंटे में होती है। आपको गलत लगती है तो मुझे बताइए, आपको वायु सेना की सुरक्षा करा सकती है तो बताइए। और आप यदि किसी के सुरक्षा में आना चाहते हैं देश के अंदर आप बता दीजिए, मैं उसको बता दीजिए। जोशी जी, मैं सवाल है, फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपकी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा गरीब के मरने से, आपके पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि आपने कोई मदद नहीं है गरीब के मरने पर। पवन सिंह जी, मैं आपके पास में आपके पास में 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। एक भी कोविड से मरने वाले को देश में 4 लाख रुपए नहीं दिए गए आज तक, क्यों नहीं दे रहे? आपकी सरकार बता दीजिए, केरल में कितने दे दिए? डिबेट हो नहीं पाएगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ पाएगा। मैं एक एक से बारी बारी से बात कर रहा हूं। पंकज जी, मैं एक बात, सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। मैं आपके सुझाव से बहुत सहमत हूं। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये वक्त ऐसा है कि आम जन को भरोसा दिलाने का और मिलकर के इस महामारी से संघर्ष करने का। यह एहसास नहीं होना चाहिए देश में कि राजनीतिक दल अपने अपनी भाषाओं में बात कर रहे हैं। हमें सब कुछ ये स्वार्थ त्यागनी चाहिए, लेकिन अवसर हम कोई नहीं छोड़ते। ना आप छोड़ना चाहते हैं, ना आपके अपोजिशन के लोग छोड़ना चाहते हैं। सबका हाल एक ही है। इसमें ये मत कहिए कि बिल्कुल हम इससे बचना चाह रहे हैं, वो सामने वाले राजनीति, बिल्कुल सबका हाल यही है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आपने एक बात कही कि ये राज्यों के पास होते हैं आंकड़े, केंद्र के पास होते हैं। सर, एक प्रोसीजर है पार्लियामेंट का और असेंबली का भी। क्वेश्चन जब लगाया जाता है तो लंबा समय दिया जाता है, उसमें राज्यों से जुटाए जाने चाहिए थे। और अगर गंगवार साहब के पास में ये जानकारी राज्य नहीं दे रहे थे तो रखना चाहिए था कि इन राज्यों से हमारे पास में जानकारी नहीं है। अब तक की जो जानकारी है उसके लिहाज से हम ये कह सकते हैं ये पोजीशन है। फिर आप लोगों ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है, उसकी भी तो एक्सरसाइज की होगी, कितने लोगों को हम इस तरह से दे रहे हैं। क्योंकि ये जवाब सभी जगह यही हालत बनती जा रही है, तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, देखिए मंत्री ब्यूरोक्रेट जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना परीक्षा देने के लिए, वो बन चुके हैं, लेकिन उन्हें हर 5 साल में परीक्षा से गुजर करके यहां तक पहुंचना होता है। हम क्यों ब्यूरोक्रेट्स को बचाते हैं? पहले सब ये नहीं होता था पार्लियामेंट के अंदर, अगर किसी ने गुमराह किया तो उसे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आप लेकिन उस डिपार्टमेंट के गार्जियन है, लेकिन देश के नुमाइंदे पहले जवाबदेही इस देश के प्रति है। ये तो बड़ी रोचक बात हो रही है कि अगर गंगवार साहब ये जवाब दे रहे हैं कि उनके नोटिस में नहीं है। अगर राज्यों से लेनी चाहिए थी जानकारी, उनके पास में सफिशिएंट समय मिला है उनको, और जिन राज्यों ने जानकारी नहीं दी, अगर इससे मैं आपकी बात से सहमत हूं, चलिए, तो बताना चाहिए हाउस को कि इन राज्यों से हमने जानकारी मांगी, इन्होंने नहीं दी। कितना बड़ा फेलियर, ये कितना एक मजाक कहूं देश के लोकतंत्र के साथ। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको 2 बड़ी बात पहले बताता हूँ। आपने तो कई प्रश्न लगा करके आप जो है यहाँ से विदेश चले जाते हैं। पहली बात तो यह है कि आप जनता की सुनते थे, आपने कई प्रश्न लगा करके आप चले गए, कोई बात नहीं, आप चले गए। अब आपने क्या क्या प्रश्न मांगे कि चाइना पर आपने बार बार जो है करीबन कोई प्रश्न पूछे गए। हमने कहा कि भाई चाइना की हर एक स्थिति जब बताई गई, उससे पहले जब यहाँ पर कोविड नहीं था तब आपने बाकायदा पूछे गया कि भाई कश्मीर के अंदर जो है जवान हमारे, हमने कहा भाई हमारे जवानों को जो है हाथों को मुक्त किसने किया? क्या हम किसी सरकार ने किया तो उसमें गलती की? क्या पुरोहित के, कर्नल पुरोहित को जो सजा जिन लोगों ने दी और वो जो बरी हुए, क्या उसमें कोई परेशानी थी? क्या एयर स्ट्राइक और जो चीजें हुई उसका जवाब जब दिया कांग्रेस ने, उसका जवाब किस हिसाब से दिया? कोविड नहीं था। सिंह के बयान ले सकता था पंकज जी, जैसे डाइवर्ट हो जाएंगे हम। मैं चाहता था राजनाथ सिंह जी के बयान को ले सकता था, जिसपे वापस से प्रतिपक्ष ने कमेंट भी किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता था। मैं इस इश्यू पे बात करना चाह रहा हूं, तो प्लीज हम इसी यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि भाई कुछ है, अभी कोविड चल रहा है ना, जैसे ही कोविड होगा उसमें बाकायदा आपको सारी रिपोर्ट की जाएंगी कि कितना कितना क्या हुआ, आर्थिक नुकसान कोविड में क्या देश बंद हो गया क्या भाई? रेगुलरली कोविड में देश बंद हो गया क्या? सरकार का पहला चल रही है कोविड से कैसे बचा जाए। देखिए मैं कह रहा हूं योगेश्वर जी, सरकार का पहला ध्येय यह है
कि कोविड से कैसे बचा जाए, कोविड से कैसे बाहर निकला जाए और देश जो है कैसे जो है एक बार जो है साधारण स्थिति में आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी पंकज जोशी साहब ने कहा, बात सही है कि राज्यों के माध्यम से रिपोर्ट ली जाती है। आज कोविड की रिपोर्ट भी अगर केंद्र सरकार आंकड़े जारी करती है तो राज्यों के माध्यम से जाती है। लेकिन आप ये बताइए कि इस लेबर मिनिस्ट्री की कितना बड़ा फेलियर है। अगर राज्यों के माध्यम से वो अपनी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मंत्री अधिकारियों को बचा रहे हैं। अब से पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं। ये पिछले कुछ सालों से, एक दशक से भी कह सकता हूं मैं, यूपीए सरकार का भी यही हाल था। अगर अधिकारियों ने जवाब नहीं दिए, असेंबलीज में देख लीजिए आप, प्रतिवेदन आते हैं 2012-13 के, चल रहा है 2020। इसी वजह से विधायिका कमजोर होती जा रही है कि जवाबदेही जिनकी होती है वो गोल मोल आंसर देंगे और बता देंगे मंत्रियों को, एक तोते की तरह रटा रटा करके भेजते हैं। हरिमोहन शर्मा साहब मंत्री रहे हैं, इनका अपना एक्सपीरियंस पूछिए कि क्या उस दौर में कोई ऐसे अधिकारी कह सकता था? क्या हो रहा है? मैं श्याम जी आपके एक्सपीरियंस से बात करना चाहूंगा। क्या गंगवार साहब, जितने एक कहूं कि नए नौ सीखिया नहीं कह सकता मैं गंगवार साहब को, भी बहुत पुराने नेता हैं, लंबा उनको एक मिनिस्ट्री का एक एक्सपीरियंस है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आप देखिएगा कि संसद में भारत की सरकार किसी भी राज्य से कोई भी सूचना मांगने का अधिकार रखती है और उसको सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम के तहत केंद्र सरकार, अब ये पंकज जी बार बार कह रहे हैं कि हो जाएगा, उसके बाद 3 बड़ी घटनाएं तो हुई। अगर ये भूल रहे हैं इस बात को, वो बहुत अलग है। 24 मार्च से 2 जून तक 198 श्रमिकों की मौत हुई। 3 मौतें, देखिए 3 बड़े हादसे थे। 16 मई को यूपी में से औरंगाबाद में 24 लोगों की मौत हुई थी, ये तो हुई थी। आप अब ये अगर भूल रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ। 14 मई को मध्य प्रदेश के गुना में 8 श्रमिक ट्रक से कुछ जाने गई थी, उनकी बस उसकी टक्कर हुई थी। इसके अलावा देखिएगा कि जिस प्रकार से 14 मई को देखिए औरंगाबाद से 16 मजदूरों की जान गई, ये बड़े आंकड़े सामने हैं। अगर केंद्र सरकार छिपाना चाहती है, आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? आप देखिएगा कितनी तादाद में मजदूरों का आवागमन हुआ। 100 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष से जारी की गई, इसलिए मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए। तो ये सारी हलचल हुई, सब चीज हुई, सामने दिखा। इस देश में जो घटना घटी, अगर उसको भी आप पार्लियामेंट में कहने में कतराते हैं, संतोष कुमार गंगवार जी कहना नहीं चाहते, क्योंकि रिकॉर्ड में आने के बाद निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब पंकज जी कह रहे हैं कि देश को कब बताएंगे कोरोना समाप्त हो जाएगा, जब अगर कोरोना देखिएगा मार्च से अब तक कितनी स्थिति बिगड़ी है, कितने लोग इसमें पीड़ित हुए। 1 लाख लोग अगर कोरोना के मरीज बन रहे हैं और हमारा विश्व में नंबर 1 भारत बन गया है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी को ऊपर वाले की है, 6,000 करोड़ रुपए अगर पीएम फंड में मिले हैं, आप क्यों नहीं खर्च करते हो इन लोगों के ऊपर? आप कह रहे हो कि हमने नवंबर तक खरीदने 5 के लिए और किलो एमपी खरीदने के लिए है, जनता की सेवा के लिए नहीं है। दाल, देखिए 1 किलो दाल दे दिए। अब गरीब को केवल दाल और 5 किलो गेहूं या चावल दे देने से पेट भर जाता हो, तो प्रधानमंत्री जी फिर आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर तो पर डे 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस खर्चे को कम करिए। अब इतना, इस स्थिति में भी यदि प्रधानमंत्री के ऊपर सुरक्षा पर बाकी पे खर्च हो रहा है, तो गरीब के ऊपर 5 रुपए या 10 रुपए पर डे खर्च करोगे आप। तो इसलिए विमान कितने करोड़ का आ रहा साहब अमेरिका से बन के प्रधानमंत्री के लिए, वो तो देखो। गरीब की जान की परवाह नहीं है। उससे निश्चित रूप से हमारे देश के हालात सुधरेंगे नहीं। हमको चाहिए कि हम गरीब को किस प्रकार से इस विकट परिस्थिति में जीवित रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि वो हमारा दायित्व। पैसे वाला तो आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित रहेगा। मैं राजस्थान की बात भी कहता हूँ कि जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी संवाद करने की स्थिति में संवाद कैसे करते हैं, वो आज आपने उदाहरण देख लिया। मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं कि गरीब का इलाज भी हो और वो सुरक्षित भी रहे, लेकिन अधिकारियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आपके पास 16 मंत्री हैं, 33 जिले हैं, आप किस प्रकार से उसकी निगरानी कर पाएंगे? आपको चला करके परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के हालात शुरुआत में थे, तो आपने देखिएगा हर जिले का प्रभारी सचिव लगाया,
हर जिले में मंत्री लगाया, दौरा करके और सारी चीजें ली। आज हालात इतने खराब हो गए हैं, कोई अधिकारी फील्ड में जाना नहीं चाहता। आप जयपुर के बड़े अस्पताल की बात ले लीजिए, जहां पर कि बेड अवेलेबल नहीं है। अगर गरीब व्यक्ति के लिए सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे तो आखिर कहाँ मिलेंगे? वहां नेता चले जाएं तो मिलेंगे, मंत्री चले जाएं तो मिलेंगे, उनकी रखवाली भी सही होगी, उनके तरीके भी सही होंगे। लेकिन गरीब जाएगा तो वहां सब फर्श पे पड़ा रहेगा 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, उसको व्यवस्था नहीं मिलेगी। वहां कलेक्टर्स गायब हैं, तो देखने वाला नहीं है कोई भी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी जी चाहिए कि हालात अच्छे नहीं है, उसको बिल्कुल सुधारें बिल्कुल, और उनकी क्योंकि इच्छा ऐसे जरूर मोड़ है पे कि आके काम खड़े हो। हो गए इस वक्त जिसमें सबकी जिम्मेदारी है, और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में ये सब चीजें, राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक आयोजन, मुझे लगता है कि त्यागने चाहिए। इस वक्त हम बहुत ही अलग दौर में जा रहे हैं। हम कहां थे और कहां से बढ़ के संक्रमण की स्थिति में आज जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, देश, हमारा मुल्क दुनिया में नंबर 1 पे जा रहा है। पर डे के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, और हम कहां चले जाएंगे को अंदाजा नहीं है। और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो सरकारें अपने अंदाज से पेश कर रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आंकड़े छुपाए भी जा रहे हों, लेकिन इस सच सामने आने से क्यों सरकारें घबराती हैं, ये समझ से परे है। मैं चले हरिमोहन शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सरकारें आंकड़े क्यों छिपाती हैं, या अधिकारी रिमोट से चला रहे हैं? कोई वक्त था कि उस विभाग का स्टेट में और मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र में मंत्री अपने तरीके से चलाते थे। उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है। जो अधिकारी बैठ के एक बार कुर्सी पे, वो उस पोजीशन में तो रहेंगे, उससे कम नहीं कर सकते आप, हटा सकते हैं, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो अब ऐसे क्यों रिमोट से चलते हैं ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से कि कोई कुछ भी जवाब दे देता है, मंत्री देखने तक की फिक्र नहीं करते हैं कि मुझे जनता के प्रति जवाबदेही है, मुझे जवाब क्या देना है। ये बात केवल एक केंद्र सरकार के क्वेश्चन की नहीं है, राज्यों की भी स्थितियां यही बनती जा रही। जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रियों की योग्यता का सवाल है, ये हर मंत्री की अपनी योग्यता, अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने परिश्रम और जनता के प्रति उसका कैसा लगाव है, उसका सोच क्या है उस डिपार्टमेंट को समझने का, ये उस पर निर्भर करता है। और जहां मंत्रियों में इस प्रकार का ज्ञान और विवेक का अभाव है, उस स्थान पर उस विभाग के सचिव हावी रहते हैं और वही उनको ज्ञान देते हैं जिनको वो पार्लियामेंट में बता देते हैं। आज की तारीख में सरकार क्यों छुपाना चाहती है? आप कोविड है, कोविड में आपने पार्लियामेंट बुलाई, तो आपने व्यवस्था के हिसाब से पार्लियामेंट बुलाई। जब पार्लियामेंट बुलाए, आप अतारांकित प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो, तो क्या कारण है कि आपने प्रश्नकाल समाप्त करके तारांकित प्रश्नों को पूछने का अवसर नहीं दिया? यही केंद्र सरकार चाह रही है कि हम हमारी जवाबदेही से अलग हटे हैं। अगर जवाबदेही देना ही था तो तारांकित प्रश्नों के माध्यम से इनको जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में बाध्य होना पड़ता। और जो प्रश्नकाल तो राजस्थान में भी सस्पेंड किया था, प्रश्नकाल कहाँ रखा राजस्थान में? प्रश्नकाल वो 1 दिन का था, 1 दिन का प्रश्नकाल था। रेगुलर प्रश्नकाल राजस्थान में स्थगित नहीं हुआ, वो 1 दिन का प्रश्नकाल था। जब वो विश्वास और अविश्वास वाला दौर चला, उस दिन का प्रश्नकाल था। और वो गवर्नर साहब, वो गवर्नर साहब के निर्देशों के अनुसार किस प्रकार की व्यवस्था की जाए उस आधार पर था। तो जो प्रश्नकाल पार्लियामेंट में जो खत्म किया, उसी से आप अंदाजा लगा दो कि अतारांकित प्रश्न पे 1200 क्वेश्चन आए थे राजस्थान में। आप प्रश्नकाल नहीं था तो 1200 क्वेश्चन कैसे आ गए? नहीं, प्रश्नकाल था, विधानसभा में 1200 क्वेश्चन रख दिए गए। हाँ। जवाब आप देना नहीं चाहते तो वो बात अलग है। जवाब, जहां तक जवाब का सवाल है, अगर तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया वो दूसरा है। तारांकित प्रश्न का जवाब और तारांकित प्रश्नों का जवाब तो जिन्होंने पूछा उनके पास पहुंच जाएगा। केवल प्रश्न तारांकित प्रश्न का वो है कि वो विधानसभा, वो विधानसभा नहीं, आए उनका प्रश्नों का जवाब तो मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान का कि डॉक्टर सीपी जोशी जो अध्यक्ष है, एक एक प्रश्न का जवाब ठीक समय पर जिन विधायकों ने पूछा उनके पास पहुंच जाएगा। रिकॉर्ड आप देख लेना, आप वहां विधानसभा में घूमते कानून विधेयक में 1 दिन में पारित हो रहे हैं। राजस्थान में आप देखिए व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठता है। 19 कानून मैं बताऊं, जो विधेयक है 1 दिन में जो पारित हुए,
वो विधेयक जो एक दिन में राजस्थान की विधानसभा में पारित हुए, उनका प्रश्न इस समय नहीं है। प्रश्न ये है कि अभी राजस्थान केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बेरोजगारों का, लोगों के मरने का, जो प्रवासी मजदूर थे उनके आंकड़ों का, ये आप अलग से इनका योगेश जी से कह के अलग से एक डिबेट कर लें तो राजस्थान की डिबेट की अपन अलग बात कर लेंगे। तो उस संदर्भ से हटना नहीं है, उस संदर्भ से नहीं हटना है कि भारत सरकार ने उस भारत सरकार अगर गलती कहीं पे भी है उसे दुरुस्त करनी चाहिए। अरे गलती को केंद्र को ही नहीं, अगर कहीं राजस्थान से और दूसरे प्रदेशों से भी है तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन गलतियां मानता कौन है? सरकारों को गिराने में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी व्यस्त रहते हैं। और कोई भी टीवी चैनल, जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, वो कभी इस पर चर्चा करते हैं क्या कि लोकतंत्र में क्यों हत्या की जा रही है? कोई बताता है इसको कि किस प्रकार से विधायकों की खरोच फरोख्त की जा रही है, किस प्रकार से पूरे देश में सरकारें बदली जा रही है और किस प्रकार की परिस्थितियां बदली जा रही है। और पूरे महाराष्ट्र को आप ले लो, एक कंगना, और उसी पे सारा का सारा पूरा देश, न बेरोजगारी, न भुखमरी, न और अन्य कोई विकास की बात, न कोविड की बात, पूरा का पूरा मीडिया उस एक करने के पीछे पूरा दीवाना हो रहा है। और यहाँ तक पूरी भारत सरकार दीवानी हो रही है। तो अब तो अगर सिक्योरिटी की जो बात है, हर चर्चा आज मैंने लिखा, ट्विटर पे भी लिखा है, चर्चा आप देखिए, आज कंगना वहां से निकल करके वहां फलां जगह जाने के लिए तैयार है। आप देखिए, आप वोट देखिए, अरे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए वो गई, राज्यपाल खड़े हैं और वो बैठी है और राज्यपाल हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा संविधान का पद का सत्यानाश मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। तो कम से कम राज्यपाल की गरिमा, ये राज्यपाल की सज्जनता हो सकती है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। गरिमा का तो विनाश हो गया ना। केंद्र से उनके पास फोन चला गया था, आपको खड़े होकर अगवानी करनी है। सरकार को तो खड़ा कर दिया। मुझे एक चीज और बता दीजिए, राजस्थान में भी आप ये लगाम कब लगाएंगे? बीजेपी के एक नेत्री जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने जांच नहीं कराई और उनके पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई बिना जांच कराई। ऐसा बूंदी में भी हुआ था। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, ये प्राइवेट जांच के अंदर यही तो कर रहे हैं। जो पॉजिटिव नहीं है उसको पॉजिटिव, नेगेटिव है उसको नेगेटिव। इस पे ध्यान नहीं हो रहा। मैं इस बात को नहीं मानता। बूंदी में एक केस हुआ, एक वकील का, एक दूसरा वकील एक दूसरा कार्ड लेकर के और उसका नाम बता करके अपना टेस्ट करा लाया पॉजिटिव, और उस दूसरे आदमी का नाम लिखवा दिया, उस आदमी को पॉजिटिव बता दिया, और जिस वकील ने कराया वो 10 दिन तक खुद अपनी मर्जी से क्वारंटाइन हो गया, उसने पता ही नहीं चला दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता लगा कि फर्जीवाड़ा फला साहब ने किया था। तो ये तो एक ऐसी चीजें हैं, एक टेक्निकल मिस्टेक या कोई जानबूझ के शैतानियत करे, वो बातें हो सकती है। तो इन बातों के अलावा भी मेरा तो विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से राजस्थान में भी सभी राजनीतिक दल मिलकर कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। तो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, जो राहुल गांधी जी ने कहा था उस समय भी कि कोरोना यहां से उठ करके वहां जा रहा है, जब मजाक उड़ाई थी, पूरा बीजेपी का जो सूचना तंत्र है वो राहुल जी के पास जाना चाह रहा हूँ, पंकज जी के पास जाना चाह रहा हूँ। पंकज जी, एक तो छोटा सा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने एक डिमांड की है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वीक में 2 दिन का लॉकडाउन लगे, लेकिन लगना चाहिए। और राजेंद्र राठौड़ जी ने मांग की कि कम से कम अब 15 दिन के लॉकडाउन की आवश्यकता है। छोटा सा कि वो चाहूंगा आपसे कमेंट। एक बार वापस से मुझे प्रश्न दोहरा दें। पंकज जी, बीजेपी लॉकडाउन की डिमांड कर रही है राजस्थान में कि लॉकडाउन लगना चाहिए, अब जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को जो है कोविड पे यदि कोई जो है इनको लागू करने के लिए यदि कोई भी उपाय करने चाहिए तो निश्चित रूप से करने चाहिए। अभी जो 2 बातें कही, देखिए बहुत देर से वरिष्ठ और जो है मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के नाम से जो है एड्रेस सर्च करा दिया।
देखिए ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो मैं कह रहा हूं उसको आपराधिक दंड दिया जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरा बात मैं आपको फिर बता दूं कि जो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज कि कंगना जी की फोटो, मैं आज आपको कह रहा हूं कि यदि ये आज एक बता दें कि जो है राज्यपाल खड़े हुए हैं और कंगना जी बैठी हुई है हाथ जोड़ करके, तो मुझे बता दें कि ऐसा हुआ है तो मुझे बता दें। लेकिन लेकिन सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, अरे सुन जाइए, देखिए सुन जाइए, पूरा दीजिए, जवाब दे दीजिएगा, अरे पूरा सुन लीजिएगा फिर जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं आपको प्रणब मुखर्जी साहब की किताब में दिखा दूंगा कि जिसमें प्रणब मुखर्जी साहब ने सोनिया गांधी जी और जो है गुलाम नबी जी जब मिलने गए तो वो जो है राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पेज संख्या तक बता सकता हूँ, जिस उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी जी ने बाकी लोगों ने अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने अभिवादन का इंतजार किया, पहले अभिवादन राष्ट्रपति ने किया, तब उन्होंने अभिवादन किया। और उन्होंने फिर लिखा कि मुझे बड़ा वो लगा कि सोनिया जी ने उस टाइम भी मेरे अभिवादन का किया, कि उस टाइम भी मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधि मान रही थी, ना कि राष्ट्रपति मान रही थी। तो मैं कहता हूँ ये बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, इन बातों को वर्तमान राष्ट्रपति जी का भी यही हालत है। मांगेंगे आप वो भी सहयोग मांगेंगे, निश्चित रूप से सहयोग देंगे, लेकिन आज हालात ये बन गए हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोरोना कह करके नहीं आ रहा है कि किसको आ रहा है, जिसके यहाँ कोरोना आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी के यहाँ भी कोरोना आ रहा है, उसके परिवार की हालत बहुत ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इसको सब चीजों से लड़ना चाहिए और कोरोना के ऊपर जो है एक बार बैठ करके ये बात होनी चाहिए कि हाँ हम इस राजस्थान से कोरोना को कैसे दूर कर सकते हैं। देश से ही मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार राज्यों के साथ बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन के साथ में आना चाहिए। ये केंद्र सरकार को पहले, मैं भंवर सिंह जी आपके पास आऊंगा, एक आखिरी सवाल है, मैं उस बात पे आना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, मैं पंकज जी की कुछ बातों से बड़ा सहमत हूं कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसपे कोई छीटाकसी हो या कोई बात हो और कहीं भी बयानबाजी कहीं पे भी आए। एक राजनीतिक दल से हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल सही पेश आए और सामने वाला अपने अंदाज में चलता चले या फिर उनसे कमेंट्स आते रहें। ये सभी को पहल करनी चाहिए। ये वास्तव में बड़ा पैनिक टाइम है और इससे अगर निजात पानी है तो निश्चित रूप से आपको इसी तरह से रहना होगा जैसे हम शुरुआती दौर में सबने एकजुटता दिखाई, लेकिन अब उसका अभाव दिख रहा है। मैं 30 सेकंड चाहूंगा भंवर सिंह जी, समय कम दे पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो वर्तमान हालात है वो बहुत विकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश में जो घर के मालिक हैं, जैसे घर के मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है तमाम विपक्षी दलों को एक साथ बुलाना चाहिए, तमाम विपक्षी सरकारें उनके मंत्रियों को बुलाना चाहिए और जो अनुभव है राजस्थान के अच्छे अनुभव लेने चाहिए, केरल के अच्छे अनुभव लेने चाहिए और राज्यों के जो अच्छे अनुभव है उनको लेना चाहिए और इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बना के पूरे देश में काम करना चाहिए। जो अनुभव अच्छे हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रति आप सजग करेंगे लोगों को, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अभी बहुत आपने सब कुछ खोल दिया है इस समय, और अगर आप सब कुछ खोल रहे हैं तो इसका स्प्रेड भी हो रहा है, ये बढ़ भी रहा बहुत तेजी से। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, पिछले 15 दिन से वो शांति से बैठे, उनको पूरे विपक्ष को, चाहे पार्लियामेंट में बात करें, पूरे विपक्ष को लेना चाहिए, पूरे देश की सरकारों के लोगों को बुला के बात करनी चाहिए और इस बीमारी को, जो बहुत महंगी बीमारी है, इस समय बहुत महंगी है, जिसके घर में आगे जो पंकज जी बोल रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, जिसके घर में पहुंच गई है। मेरे को सुनिए, समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा, आज मैं रोकना चाहूंगा। लबुलवाब यही है कि देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है कोरोना। बिल्कुल, हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उस गरीब की पीड़ा, मैं गरीब उसको भी कहूंगा जो इसको भुगत रहा है, चाहे पैसे वाला ही हो। कोरोना किसी की गरीबी और अमीरी नहीं देख रहा है, जिस जद में वो जकड़ने की कोशिश कर रहा है और बेलगाम हो रहा है, उससे कोई भी पीड़ित हो सकता है और दर्द सबका एक जैसा ही है, दुख सबका एक जैसा ही है, लेकिन मिलकर के लड़ना होगा। ये सरकारों का पहल करनी चाहिए। लॉकडाउन के दरमियान चलिए हम दुनिया की चित्रों को देख करके, वहां के एक्सपीरियंस को देख करके हमने बड़ी सख्ती की, काफी उसके रिजल्ट पॉजिटिव भी रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहीं को चूक है, चलिए उनसे हमें लेसन लेना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वापस हमें कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए। जनता को खुला मत छोड़िए ऐसे ही कि आप अपने हाल पे जिए। मुझे लगता है इससे बड़ी पीड़ा हो नहीं सकती देश के लिए। बिल्कुल ठीक बात। हमें जरूरत इस बात की है कि अब थोड़ा कोई एक्शन प्लान सरकारों को बनाना चाहिए, केवल डायलॉग से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।